नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात संसद के कैश कांड की। संसद में कैश कांड पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्यसभा की सीट नंबर 222 सुर्खियों में। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। इस सीट के पास आज नोटों का बंडल मिला। ये नोट कहां से आए, इस पर दंगल छिड़ा। बीजेपी ने संसद में नोट मिलने पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। शीतकालीन सत्र का नवा दिन फिर गरमाया। नोटों के बंडल पर सियासी बवंडर आया। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन नए मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्रवार की सुबह एक ऐसा वाकया सामने आया जो संसद के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। जी हां, गुरुवार को राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर नोटों का बंडल मिला। वो बंडल सुरक्षा चेक के दौरान मिला। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look, currency notes, whether they are fake or not. Apparently, धनखड़ ने जैसे ही ये जानकारी सदन में रखी, वैसे ही विपक्ष ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताई। दरअसल सीट नंबर 222 कांग्रेस के तेलंगाना से चुने गए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है और उन्हीं की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा सांसद के साथ साथ जाने माने वकील भी हैं। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि संसद में नोट मिलने का मामला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बड़ी बात है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। नड्डा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। राज्यसभा में पूरे मामले में हंगामे के बीच अभिषेक मनु सिंघवी खुद सामने आए और उन्होंने पैसे मिलने की बात पर हैरानी जताई। के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया। गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। सिंघवी की सफाई के बाद भी कैश कांड पर हंगामा कम होता नहीं दिखा। कांग्रेस जहां सिंघवी का समर्थन करते दिखी तो बीजेपी लगातार इस मामले पर आक्रामक है। बयानों के बीच कैश कांड की गूंज अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि नोटों का बंडल किसका था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि कैश कांड कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।
भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। सीएम योगी ने इस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया और संविधान की किताब लेकर चलने वाले लोगों पर भी निशाना साधा, जिस पर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। भले ही कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन सीएम योगी ने जो बयान दिया उससे एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। योगी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया। हैदराबाद का निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया। पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर सिखों के गुरुओं के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र कर ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी के दोनों बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बयान को 100 आने सच बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। और आज सबको पता है कि योगेंद्र मंडल जी को अपने जीते जी पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं आज भारत में अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल में आप बांग्लादेश की उस आग को उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में लपेटकर उसके वोट में उसको परिवर्तित करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक दिन पहले भी सीएम योगी ने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के सेनापति की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की प्रकृति और मंशा एक ही है। फिलहाल जिन्ना वाले बयान पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएसपी, कर्ज माफी और मुआवजे की मांग को लेकर किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो चुका है और इस बार भी आंदोलन का केंद्र बना है अंबाला का संभू बॉर्डर, जहां से किसान दिल्ली के लिए
कूच करेंगे। किसान आज ही दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसकी वजह है हजारों प्रदर्शनकारी किसान पुल पर जमा हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ दी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पीछे नहीं हटेंगे, गोली खाने के लिए तैयार है किसान का बच्चा। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश में हैं। हालांकि इस बार किसानों का दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं है। दिल्ली बॉर्डर से काफी दूर पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा और यूपी की पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। शंभू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिरसा टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेसवे, प्रदर्शनकारी किसान इन चारों जगहों पर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, लेकिन पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं आ पा रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली चलो के नारे के साथ आगे बढ़े। पुल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पुल के बीचों बीच लगे पर्दे को हटा दिया। इस पर्दे को पुलिस ने लगाया था। उनका साफ कहना है कि इस बार उन्हें कोई दीवार, कोई बाधा दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। हर प्रदर्शनकारी किसान यही कह रहा है कि या तो दिल्ली जाएंगे या तो मरेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें गोली मरवा दे, लेकिन वो दिल्ली जाने के रास्ते पर पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ेगा जी, आगे बढ़ेगा जथा, आगे बढ़ेगा, दिल्ली कूच करेगा, द्वार क्रॉस करेंगे, द्वार क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्रॉस करके, बिल्कुल आगे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास हजारों किसान जमा हुए हैं, लिहाजा हरियाणा की सैनी सरकार ने एहतियातन अंबाला में 9 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में परी चौक पर प्रदर्शनकारी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस ने बीती रात 150 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना यूबीटी ने किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर निशाना साधा। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। अगर सेंटर पर है किसान तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? आंदोलन कर रहा है इसके मानी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचारों का मुद्दा भी उठ सकता है, लेकिन इसके पहले बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान से भी नीचे गिरता जा रहा है। कट्टरपंथी भारत के प्रति किस तरह लोगों में नफरत फैला रहे हैं। बांग्लादेश के बदलते हालात पर आज एक बार फिर सीएम योगी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान से भी नीचे गिरा बांग्लादेश। हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ
और किसी से रुकावट नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई, तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्यार, भारत से तकरार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है। जिस तरह बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार उनके फैसलों को पलट रही है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान की फोटो को नोटों से हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश पर किस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसका पता इस बात से चलता है कि जिन शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है, अब बांग्लादेश की नई सरकार मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईटीसी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस लगातार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सभी के समान अधिकार हैं। तो वहीं मोहम्मद यूनुस 9 दिसंबर को ढाका में 27 यूरोपीय देशों के नागरिकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिनमें से 20 राजनयिक दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि 7 ढाका में हैं। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव भी बांग्लादेश जाएंगे। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. वहीं भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास के बाहर एक बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा समितियां हिस्सा लेंगी। रतलाम में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 3 बच्चों को पीटता नजर आ रहा है। आरोपी ने उन पर जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेरहमी से पिटाई, ये कैसी दबंगई। राम का नाम, पिटाई का क्या काम। भगवान का नाम, मत करो बदनाम। उनके साथ धर्म के आधार पे मारपीट की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें हैं दबंगई की, ये तस्वीरें हैं मासूमों पर बेरहमी की। जी हाँ, एक शख्स 3 मासूमों पर थप्पड़ बरसा रहा है। बारी बारी से उनको चप्पलों से पीट रहा है। युवक बच्चों को ये कहकर पीट रहा है कि वो सिगरेट पी रहे हैं। इसके बाद बच्चों को कई थप्पड़ मारे गए। इस बीच जब एक बच्चे के मुंह से अल्लाह निकला तो उनको कैसे चप्पल से पीटा गया वो भी आप देखिए। क्या बोला अल्लाह?
अल्लाह 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 बोल अल्लाह 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 अबले बोलो अल्लाह भगवान भगवान अल्लाह भगवान बोलो। सुना आपने, आरोपी की सनक देखिए, बच्चों को किस तरह पीट रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और किस तरह उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया वो भी आप सुन सकते हैं। जय श्री राम, जोर से बोले जय श्री राम। सुना आपने, ये बेरहमी क्यों? दबंगई करो आप और बदनाम करो भगवान को, ऐसा क्यों? उन लोगों के द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया और बहुत ही अमानवीय तरीके से मारा पीटा गया। उसमें से एक बच्चा जो है वो उसके माँ बाप की दोनों की 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो बच्चा यतीम है। दूसरे 2 बच्चे वो भी नाबालिग है, उनके साथ धर्म के आधार पे मारपीट की गई और इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित हुआ था, उनका कहना था कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना माणिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हालांकि ये वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज़ 18। और यूपी के वाराणसी में कॉलेज पर संग्राम छिड़ा है। वक्फ ने कॉलेज की जमीन पर दावा किया, जिसके बाद से यहां विवाद शुरू हुआ। अब वक्फ ने यूटर्न लेते हुए अपने दावे को वापस ले लिया है, लेकिन अब मस्जिद भी जाने की नौबत आ गई है। हम ये बताना चाहते हैं कि छात्र नेताओं को प्रशासन दबा सकती है, हमें नहीं दबा सकती। यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा न बनाया जाए। हाथों में हनुमान ध्वज के साथ जय श्री राम की नारेबाजी करती ये भीड़ यूपी में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की है, जहां बड़ी संख्या में कॉलेज के पूर्व और मौजूदा छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कॉलेज कैंपस में राजर्षि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको कैंपस के बाहर ही रोक दिया। यूपी कॉलेज को लेकर आखिर क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, और ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को पूर्व छात्रों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा, बताएंगे। लेकिन पहले प्रदर्शनकारियों की बात सुनते हैं। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी, और ये जो वाकई बोर्ड ने फर्जी बयान दे के माहौल बिगाड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। वो जहां दिन तक नहीं रोक पाएंगे। छात्र नेताओं को रोक सकते हैं, पर हम अधिवक्ताओं को नहीं रोक सकते। हम लोग यहाँ के प्राचीन छात्र हैं और राजर्षि बाबा पे हम लोग का हक है। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में एक धर्म विशेष द्वारा इस कॉलेज परिसर को हथियाने का प्रयास किया जाता रहा, जो नैरेटिव सेट किया जाता रहा, उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध यहाँ के पूर्व छात्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय जी का माल्यार्पण करने आए हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा न बनाया जाए। दरअसल मूल मामला वर्षों पुराना है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन की वजह ज्यादा पुरानी नहीं है। बस कुछ दिन पहले यहाँ वक्फ की एंट्री हुई और हालात यहाँ तक पहुँच गए। वक्फ ने दावा किया कॉलेज की जमीन पर, लेकिन अब मस्जिद भी हाथ से जाने की नौबत आ गई है। हालांकि वक्फ इस बात से वाकिफ था कि ये यूपी है और यहाँ योगी है। यही वजह है कि मामले को तूल पकड़ता देख वक्फ ने यू टर्न लेते हुए दावे को वापस ले लिया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई और अब वक्फ की लड़ाई नमाज तक आ गई है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम से शुरू होती है, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता देने का भरोसा देते हैं। पूर्णतया निराधार है, उसका कोई
है लीगल जो है वैल्यू मेरे समझ से नहीं है कि उन्होंने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया, उसके बाद कोई पत्र व्यवहार यहाँ से हमारे तरफ से नहीं हुआ है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी कटवा दिया इनका और निर्माण सामग्री भी हटवा दी। और खबर असरदार में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।